Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जो कोलकाता में केस हुआ था, उसको लेकर के सुनाई थी कि कैसे उस लड़की के साथ वह गलत काम हुआ, कैसे आरोपी आया, आरोपी का क्या बैकग्राउंड था, लड़की का क्या बैकग्राउंड था, कैसे कैसे चीजों को पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब यह तमाम कहानी जो मैंने आपको सुना दी थी, आप लोगों ने कहानी सुन ली थी, लेकिन इसके बावजूद आप लोग जब न्यूज चैनल और बाकी चीजें देख रहे होंगे तो एक खबर आप लोगों की आंखों के सामने से गुजर रही होगी। तमाम लोग डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं और एक डिमांड कर रहे हैं। डिमांड बड़ी सिंपल सी है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए। अब ये एक बड़ा सवाल उठता है कि कल ही मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी कि आरोपी कौन है, आरोपी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी कर लिया, आरोपी ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया, तो फिर इस केस में अब बचा क्या है। कौन सी ऐसी न्याय की बात है जिसको लेकर के डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं, किस वजह से अब इस केस को सीबीआई को सौंपने की बात हो रही है, किस वजह से तमाम डॉक्टर्स ने एक अल्टीमेटम दिया कि अगर सोमवार तक इस केस को सॉल्व नहीं हुआ, कल से अनिश्चितकालीन जो एक तरह से स्ट्राइक पर है उस पर हम लोग बैठ जाएंगे, और नॉन इमरजेंसी सेवा यानी एक ऐसी इमरजेंसी सेवा है जो थोड़ी नहीं बहुत क्रिटिकल होती है, किसी की जान की बात आ जाए, ऐसे चीजों को छोड़ के देश भर के लगभग 3 लाख ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अभी धरने पर हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम तब तक नहीं लौटेंगे ड्यूटी पे। जब एक तरह से कातिल कहें, रेपिस्ट कहें, वो कैमरे के सामने है, लोग उसका नाम जान रहे हैं, उसका नाम संजय रॉय है, फिर आखिर बात क्या है। अब यहीं से पूरी कहानी निकल करके सामने आती है, और कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से लोग परेशान हैं। तो सवाल कई हैं, और उन तमाम सवालों को जानने से पहले आपको उस पूरी घटनाक्रम को एक बार ठीक ठाक तरीके से जानना होगा, जो कुछ अभी तक प्रकाश में है और जो कुछ अभी तक प्रकाश में नहीं है। एक लड़की जो आर्जिकल कॉलेज में ट्रेनिंग ले रही थी, यानी कि एज ए ट्रेनी डॉक्टर वो अपनी सर्विस दे रही थी, और अपनी जो ड्यूटी थी उस पर लगी थी, वो इमरजेंसी वार्ड में लगी थी, और चेस्ट मेडिसिन के तौर पर वहां पर तैनात थी। नाइट की उसकी शिफ्ट थी। 2 बजे तक शिफ्ट खत्म होती है, और 2 बजे बाद अपनी शिफ्ट को खत्म करके उस टाइम उसने ओलंपिक भी देखा। ओलंपिक हम सभी अभी देख रहे हैं। नीरज चोपड़ा उस टाइम जेवलिन थ्रो कर रहे थे, और उम्मीद थी कि शायद गोल्ड मिल जाए। हालांकि ज्यादातर उनके जो फाउल थे वो हो गए, जेवलिन में गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर लेकर के आए हैं। तो लड़की उस चीज को देख रही थी, उस चीज को देख रही थी ओलंपिक को, और इसी दौरान उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद उस आर्जिकल हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर एक सेमिनार रूम है, उसमें वो जाती है, और जाने के बाद सो जाती है। सुबह तक तमाम लोग उस सेमिनार हॉल में जाते हैं, जो उस 31 साल की लड़की को देखते हैं कि लहूलुहान, घायल और ऐसी हालत कि शायद ठीक से डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता, वैसी हालत में पड़ी थी। फौरन उसको आनन फानन में लोग उठाते हैं। उठाने के बाद जब एडमिट करते हैं, इलाज करते हैं, चेकअप करते हैं, तब पता चलता है कि उस लड़की की गर्दन की हड्डी टूट चुकी है और उसके साथ रेप हुआ है। अब जैसे ये खबर निकल करके सामने आई, फौरन पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद जांच पड़ताल करते हैं, और जांच पड़ताल करने के बाद जो आरोपी था उसको पकड़ने की कोशिश और तमाम नायाब हथकंडे अपनाते हैं। इसी दौरान उस क्राइम सीन पर उसको एक ब्लूटूथ एयरफोन मिलता है, उसका एक टुकड़ा। अब इसी के सहारे उसने उस रेपिस्ट को, उस कातिल को ढूंढना था। उन्होंने सिंपल सा काम किया कि तमाम लोग जो कि उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे, 20 से 25 लोग थे, उनको बुलाया गया, और बुलाने के बाद तमाम लोगों के फोन से उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करवाया, और अंत में जो संजय रॉय था उसके फोन से ये कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद फौरन उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा गया कि क्या तुमने ऐसा किया है, तो उसने हाँ में जवाब दिया और कहा कि ये सब मैंने किया है। बस अब केस सॉल्व है। अब जो स्ट्राइक हो रही है, जो हड़ताल हो रही है, कायदे से इसलिए होनी चाहिए कि उसको फांसी हो या फिर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन अब ऐसी कौन सी चीज है जो परेशान कर रही है लोगों को, और लोगों को लग रहा है कि शायद यह कुछ चीजें हैं जो छुप रही है। इसको लेकर के कई सारे पहलू हैं। अब इस पहलू को आपके सामने रखना भी जरूरी है ताकि आप भी अवेयर रहें। पहला पहलू ये कि इस घटना को जो किया गया है,
जो कि एक लड़की एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल कॉलेज में न जाने कितने पेशेंट, न जाने कितने डॉक्टर्स, न जाने कितने गार्ड बॉय, न जाने कितने नर्स और कुछ ऐसे इमरजेंसी केसेस एक मेडिकल कॉलेज में होते रहते हैं, जिसको लेके लोग ऊपर से नीचे तक रात में चहल पहल करते रहते हैं। ऐसे हाल में एक लड़की थर्ड फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल यानी कि चारों तरफ दीवार और दीवालों में इको, क्योंकि उस सेमिनार हॉल में कोई आवाज करे या फिर किसी भी एक बड़े हॉल में अगर आप आवाज करते हैं तो आपकी आवाज काफी दूर तक जाती है। तो क्या यह पॉसिबल है कि एक अकेला लड़की आ, उस लड़की के साथ रेप कर रहा हो कोई, और लड़की चीखी हो और उस चीखने के दौरान किसी ने उसको चीखने की आवाज किसी ने ना सुना हो? क्योंकि एक इंसान कितना भी कर ले, एक 31 साल की लड़की जो कि एक डॉक्टर है, उसके ऊपर वो चाहे जैसे हमला करे, लेकिन चाहे जितनी मशक्कत कर ले, बट एक आध बार तो ऐसा हो ही जाएगा कि उस लड़की का मुंह खुलेगा, मतलब हाथ उसके मुंह पर से हटेगा, और ऐसे हाल में फिर वो चीखेगी, और चीख पूरे हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं जानी चाहिए। क्योंकि एक लड़की के ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसके पास भी दो हाथ है, तो दोनों हाथों में से एक हाथ हो सकता है कि उसके मुंह पर रखा हो और दूसरा हाथ से उसका हाथ पकड़ा हो। तो ऐसे में एक हाथ तो है जो फ्री हो, और फिर चेहरे पे अटैक करेगी, उसका नाखून मारेगी, और इसी स्थिति में कम से कम एक आध बार ऐसा होगा कि लड़की का मुंह खुल जाएगा और वो चीख अब लोगों के कानों में जरूर पहुंचनी चाहिए। जब पुलिस वालों ने लोकल जो वहां पर लोग तैनात थे उनसे जब पूछताछ की तो सबने एक साथ कहा कि हमने कोई भी चीख नहीं सुनी थी। दूसरी बात, अगर यह मामला दिन का होता तो लोग कह सकते थे कि काफी शोर शराबा था, काफी गहमा गहमी का माहौल था, ऐसे में जो चीख थी वो दब गई होगी। लेकिन रात के 2 से 3 बजे बड़े से बड़े शहर में, हिंदुस्तान में लगभग शांति का माहौल हो जाता है अगर कोई हाईवे नहीं हो, और हाईवे भी हो तो लगभग गाड़ियां कम हो जाती है। 2 और 3 का वक्त ही ऐसा होता है। तो इस चीज से भी नहीं कहा जा सकता है कि काफी शोर शराबा था, इस वजह से लड़की की चीख दब गई हो। तो यहाँ भी चीख दबनी नहीं चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात कि आखिरकार वो आया कैसे, और उस इंसान को कैसे पता कि यहाँ पे कोई है। अब ये 3 सवाल हैं जो अभी तक जो कहानी निकल के सामने आई है इस आदमी के बारे में, कि ये जो संजय रॉय था वो कुछ टाइम पहले ही आया था इस इलाके में, और संजय रॉय का कोई दोस्त था जो उसके जानने वाला था, उसका जानकार था, इस हॉस्पिटल में एडमिट था। तो संजय रॉय ने उसके दोस्त से कहा कि यार मुझे देखने जाना है अपने दोस्त को, और संजय रॉय उसे कहता है कि नहीं, अभी मुझे रेड लाइट जाना है क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसी तलब लगी है। और संजय रॉय कुछ ऐसे गलत किस्म का पोर्नोग्राफी को देखता था जिसमें काफी ब्रूटली चीजें प्रमोट की जाती है, ऐसी तमाम चीजें देखता भी था। वो रेड लाइट जाता है और जाने के बाद उसे वहां कुछ समझ नहीं आता तो वो वापस आ जाता है अपने दोस्त के साथ। 11 बजे इस हॉस्पिटल में वो दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद उसने अपने दोस्त जो कि जानकार के पास जाता है, जो एडमिट था, उसका हालचाल लेता है, उसको देखता है, उससे पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है। थोड़ी देर तक वहां बैठता है, बैठने के बाद फिर से वापस आता है, वापस आने के बाद फिर से रेड लाइट जाता है। रेड लाइट जाने के बाद वहां फिर कुछ देर तक चहलकदमी करता है, इधर उधर घूमता है, और उसके बाद फिर वापस 2 बजे इस हॉस्पिटल में इंटर कर जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद थर्ड फ्लोर पे वो जाता है। थर्ड फ्लोर पर जाने के बाद उस सेमिनार हॉल में वो जाता है। वहां सोते हुए उस फीमेल डॉक्टर को देखता है। देखने के बाद उसके ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसका रेप करता है। रेप करने के बाद 2 बजे वो सेमिनार हॉल के पास देखा गया था। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे वो वापस उस हॉल से निकलता है, हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और अपने घर चला जाता है। इससे पहले जब वो हॉस्पिटल में आया था तो हॉस्पिटल के पीछे उन्होंने शराब पी थी, यानी कि वो ड्रिंक भी था। और एक एवरेज इंसान जब वो होता है तो उसके हाथ पांव पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, थोड़ा सा वो अनकॉन्शियस जरूर होता है। अब इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये आदमी ड्रंक था। उसके बाद वो तमाम गंदी हरकतें उस लड़की के साथ वो करता है। उसके बाद फिर 4 साढ़े 4 बजे वो वहां से निकलता है। निकलने के बाद अपने रूम पे जाता है, सो जाता है। सोने के बाद जब वो सुबह उठता है तो उठने के बाद उसने अपने आप को देखा तो उसे पता चलता है कि रात में उसने जो कुछ किया था, उसके बाद उसके दाग उसके कपड़ों पे, उसके जूतों पे लगी हुई थी। यानी कि उस महिला के डॉक्टर के साथ जो कुछ भी उसने ब्रूटली की थी, उसकी जो खून के धब्बे थे वो उसके जूते पे और कपड़े पे लगे हुए थे। तो फिर उस कपड़ों को वो साफ करता है, उसके बाद जूते को वो साफ करता है, और उसके बाद उसने अपने आप को सामान्य जिंदगी में घोल-मिल कर लेता है और बताता है कि वो वहां पे गया ही नहीं था। लेकिन उस तमाम चीजों के दौरान उसका हेडफ़ोन वहां पे छूटना, इस वजह से वो पकड़ा गया। अब यह कहानी जो उसने खुद बताई, पुलिस के पास भी सबूत है, उसका हेडफ़ोन था।
पूछताछ में उसने अपनी बात कबूली और तमाम और डीएनए वगैरह होगा, जिसके बाद कंफर्म होगा कि उसने रेप किया था या नहीं किया था। लेकिन यह तमाम चीज जो चल रही थी, इसी दौरान एक ऑडियो वायरल हो जाता है और इस ऑडियो में जो दावा किया जा रहा है वो बड़ा हैरान कर देने वाला दावा है। दरअसल इस ऑडियो में दो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं। पहला कहता है कि यार यह चीज जो चीजें हुई है यह ठीक नहीं हुई है, तो दूसरा कहता है कि हाँ सही बात है। फिर पहला कहता है इसमें किसी एक का हाथ नहीं है, क्योंकि यह तमाम पहलू जो मैंने उठाए थे, मैंने भी बताए थे कि किसी एक के बस की यह नहीं है, ऐसा वो नहीं कर सकता है कोई एक इंसान। तो फिर दूसरे ने कहा कौन है, तब उसने कहा कि एक बेहद राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले शख्स का इसमें हाथ है, और जो कि उसका रसूख इतना ज्यादा है, इस वजह से पुलिस उसको डिफेंड कर रही है। जो हॉस्पिटल के लोग हैं, जो आला दर्जे हैं के लोग हैं, जो उसमें बैठे हुए हैं उस तख्ते पर जो भी है, वो उसे बचा रहे हैं, क्योंकि एक आदमी की बस का ये नहीं है ऐसे ब्रूटली रेप को अंजाम देना और किसी की चीख नीचे ना आना, यह सत्य है। और साथ ही उसमें दावा किया गया कि अकेले संजय तो इसमें मोहरा है और इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, और हो सकता है कि संजय ने कुछ किया भी ना हो, संजय को बस फंसाया जा रहा हो। और यह ऑडियो जब बीजेपी आईटी सेल द्वारा बाहर निकाला गया तब लोगों की नींद उड़ी। अब तक जो इस केस को ओपन एंड शट लग रहा था, अ, तब इन्होंने तमाम पहलुओं पर नजर देना शुरू कर दिया कि बात सही है कि अगर कोई भी किसी लड़की के साथ ऐसा गलत काम करेगा तो कम से कम 2 से 3 लोग होने चाहिए, तब वो भी तब जब उस लड़की की चीख बाहर ना निकल पाए। अगर चीख निकल रही है तब यह माना जा सकता है कि किसी एक के बस की बात हो। तो एक ऐसा इंसान, वो भी जो कि एक ड्रंक था, और अकेले कैसे कर सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के तमाम लोग अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी मांग है कि कम से कम सीबीआई जांच की बात हो। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर सोमवार तक इस केस का खुलासा नहीं हुआ तो हम इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। अब इसी बीच कुछ ट्विटर पे यानी कि एक्स पे पोस्ट आ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो शख्स इन्वॉल्व है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जो कि इसमें कई सारे पहलू हैं, जैसे उस आदमी को कैसे पता चला कि एक महिला वहां पे सो रही है, वो भी 3rd फ्लोर के एक सेमिनार हॉल में। किसी की नजर पहले से हो सकता है कि एक आदमी हॉस्पिटल में अगर आता है तो उसे कैसे पता होगा कि कौन से वार्ड में कौन सो रहा है। अच्छा, उसे यह कैसे पता चला कि मैं जाऊंगा और आराम से अपना काम करके चला आऊंगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आमतौर पर कोई चोरी भी करने अगर जाता है तो एक सुनसान जगह या फिर कोई ऐसी जगह सोचता है जहाँ पे कोई कैमरा वैमरा न देख रहा हो, जो कि उसे पता था कि यहाँ पे कैमरा नहीं है और 20 से 25 लोग इधर आएंगे और मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। साथ ही सबसे बड़ी बात कि अगर उसने शराब पी रखी थी और 2 बार वो रेड लाइट एरिया गया था, तो रेड लाइट एरिया को छोड़कर यहाँ पे कैसे आया। आम तौर पर उसे जो कुछ करना था, उसे रेड लाइट एरिया में तमाम चीजें मिल जाती है, पैसे देता, अपना काम करता। लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़कर उसने रेप को कैसे चुन लिया कि आज मैं रेप करूंगा, यह एक तीसरा सवाल है। और चौथा बड़ा सवाल है कि अगर इस केस में कोई सब बड़ा शख्स इन्वॉल्व है तो आखिर उसकी पहचान कैसे होगी। हालांकि जब 3 लाख डॉक्टर धरने पर बैठ गए, तब पुलिस 4 ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ कर रही है, और उन चारों संदिग्ध है, और उन संदिग्ध होने के पीछे भी अलग अलग वजह बताई जा रही है। उस सेमिनार हॉल के पास जाते हुए कोई शख्स दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा था जिसके बारे में कुछ अफवाहें उड़ी थी, कोई ऐसा था जिसके बयान में कुछ लड़खड़ाहट थी, और कोई ऐसा था जिसके ऊपर पुलिस को डाउट है। यह तमाम चीजें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस को हम जितनी आसानी से समझ रहे हैं, ओपन एंड शॉर्ट केस, इसमें जरूर कोई लूप होल है, क्योंकि एक आदमी इस हिसाब से काम नहीं कर सकता है। और इसी बात को लेकर के तमाम लोग धरने पर अपनी अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, और लगभग 5 से 6 ऐसी डिमांड है जिसको लेकर के वो कह रहे हैं कि अगर डिमांड पूरी नहीं हुई, होनी चाहिए पूरी की पूरी, अगर नहीं हुई तो आगे हम अपनी सर्विस नहीं देंगे। उनमें जो पहली डिमांड ये है कि इस केस को जल्द से जल्द सीबीआई की जांच हो। हालांकि जो सीबीआई की सक्सेस रेट है वो बेहद कम है। अगर आप उसको पता करेंगे तो सीबीआई की जो सक्सेस रेट है वो 50 से भी कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसने कही कि जो डॉक्टर्स है उनकी सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे लॉ बनाए जाए। तीसरी, इस केस में जो इन्वॉल्व है उसको फांसी होनी चाहिए। और चौथा, इस केस में न्याय और जो भी चीजें होंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि चार्जशीट बन गई और चार्जशीट बनने के बाद सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे हाल में फिर लोगों की जिंदगी बदल जाती है, न जाने कितने लोगों की जिंदगी छिन जाती है। और ये तमाम आरोप जब लग रहे हैं तो उस दौरान उस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनको भी लपेटा गया। उनके ऊपर भी लोगों ने जब कमेंट किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें जो प्रिंसिपल है उनकी गलती है, शायद वही बचा रहे हैं।
तो ऐसे हाल में जो संदीप घोष थे उन्होंने कहा कि यार ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरी ऐसी कोई उम्मीदें नहीं थी कि ऐसा मेरे पर कोई तोहमत लगेगा। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और एक बेटी का दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए मैं अपने पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। इतना कहने के बाद जो संदीप घोष है उन्होंने रिजाइन कर दिया और साथ ही इस टाइम जो एफआरडीओ यानी डॉक्टरों की एक कमेटी, हर डॉक्टर हर तरह की ट्रेनिंग डॉक्टर की एक समिति होती है, उसमें बैठक होती है कि एफआरडीए ने एक अनिश्चितकालीन स्ट्राइक घोषित कर दिया है और कहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग भी धरने पर बैठे रहेंगे। 3 डॉक्टर्स और एक स्टाफ को उठाया गया है उस हॉस्पिटल से, उनसे पूछताछ की जा रही है इस उम्मीद में कि शायद यह लोग कुछ बता दें। खैर देखते हैं आगे क्या बताते हैं, लेकिन यह सवाल बड़ा है कि एक आदमी अकेले इस तरह का रेप, इस तरह का ब्रूटली रेप तो नहीं कर सकता, वो भी तब जब उनकी चीख नीचे नहीं आई हो। और बॉडी पर जो जख्मों के मार्किंग है 11 ऐसे मेजर जख्म है जो कि एक एक इंसान द्वारा दिया जाना पॉसिबल है नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। गर्दन की एक हड्डी टूटी होना, प्राइवेट पार्ट से खून निकलना, कान से मुंह से खून निकलना, जगह जगह कट के निशान होना, यह तमाम चीजें एक इंसान की बस की बात मेरे ख्याल से नहीं लगती है, वो भी ऐसे हाल में जब वो इंसान ड्रंक हो। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द इस केस में इंसाफ हो। खैर तो फिलहाल यही थी हमारी आज की कहानी, सारी अपडेट्स। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको समझ में आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।